तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एमएसएन में, या बोल सकते हैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में, सोडियम इम्बैलेंस में जो हमारे डिजीज़ हो जाते हैं उनके बारे में। से हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है? तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है। हाइपोनेट्रीमिया जो होता है वो सोडियम की लो कंसंट्रेशन ब्लड में हो जाती है, उसके कारण ये अकर होता है। ठीक है, टाइपिकली ये डिफाइन करा जाता है सीरम सोडियम लेवल जो होता है हमारा वो 135 MEQ पर एल से कम हो जाता है। ठीक है, जो हमारा सोडियम लेवल जो होता है नॉर्मल हम बोल सकते हैं जो, वो हमारा 135 होता है। ठीक है, 135 MEQ पर एल बोलते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे जो हाइपोनेट्रीमिया है वो हमारे लो सोडियम कंसंट्रेशन जो होती है ब्लड में उसके कारण होता है, और ये बोल सकते हैं 135 MEQL कम से कम होने के कारण भी हो जाता है। ठीक है, डेंजरस होता है फॉर द ब्रेन सेल्स के लिए, और ये लीड करता है हेडेक को, कन्फ्यूज़न को और इरिटेबिलिटी को, सीजर एंड कोमा को। ठीक है, इसमें जो होता है ब्रेन सेल्स में प्रॉब्लम हो जाती है, वो डेंजरस होता है ब्रेन सेल्स के लिए, और इसके कारण मतलब हेडेक भी हो सकता है, पर्सन को कन्फ्यूज़न भी हो सकता है, इरिटेबिलिटी भी हो सकती है, सीजर्स भी आ सकते हैं और कोमा में भी जा सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है। तो चलिए आगे हम देखेंगे इसकी कॉजेज़ या एटियोलॉजी। कॉजेज़ या एटियोलॉजी क्या होता है? ठीक है, किसके कारण ये हाइपोनेट्रीमिया होता है, क्या-क्या कॉजेज़ इसके होते हैं। तो फ्लूइड वॉल्यूम स्टेटस जो है वो कम हो जाएगा, उसके कारण भी होता है। सीवियर वोमिटिंग या डायरिया, अगर मतलब कि पर्सन को वोमिटिंग आ रही है, डायरिया हो रहा है, तो उसमें हमारा जो वाटर लेवल है वो कम हो जाएगा। ठीक है, वोमिटिंग और डायरिया के कारण, तो उसमें भी हो जाएगा, ये देखने को मिलेगा। और एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक और थ्रस्ट के कारण। ठीक है, अगर हम जो फ्लूइड इनटेक जो एक्सेसिव हो जाएगा या बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, ठीक है, तो उसके कारण भी ये देखने को मिलेगा। और ये किडनी फेलियर्स के कारण भी हो सकता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर के कारण भी हो सकता है, और सर्टेन कैंसर्स भी हो सकता है, लाइक स्मॉल सेल लंग्स कैंसर। ठीक है, जैसे स्मॉल सेल जो लंग्स कैंसर होता है उसके कारण भी ये कॉज हो सकता है। तो हम देखेंगे इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, क्या क्या इसमें रिस्क फैक्टर देखने को मिलते हैं, किसके कारण ये होता है। तो इसमें एज जो होती है, एज के कारण भी होता है। ठीक है, ये जो मोर कॉमन होता है एल्डरली में होता है। ठीक है, और इन्फेंट्स होते हैं एंड स्मॉल चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है। और मेडिकेशंस के कारण भी हो सकता है, जैसे कि बहुत सारी दवाइयाँ हैं उनके कारण भी उनके साइड इफ़ेक्ट के कारण भी देखने को मिल सकता है। जैसे थायाज़ाइड डायूरेटिक्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स के कारण भी हो सकता है, और पेन रिलीवर्स के कारण भी हो सकता है। जैसे हम ओवर काउंटर ड्रग का यूज़ करते हैं, जब मन हुआ, हमें पेन हो रहा है, हमने ले ली, ठीक है, तो पेन रिलीवर्स का हम यूज़ करेंगे, उसके कारण भी हो सकता है। एंटी डिप्रेसेंट जो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ होती हैं उनके कारण भी हो सकता है। अगला हमारा आता है मेडिकल कंडीशन, लाइक जैसे किडनी डिजीज़ हो गया या हार्ट फेलियर हो गया। ठीक है, इनके कारण भी हो सकता है। तो आई होप आपको रिस्क फैक्टर्स भी समझ में आ गए होंगे। तो अब हम बात करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो चलिए देखते हैं। के बारे में बात करेंगे कि ये किस-किस कारण से होता है, इसका क्या प्रोसेस होता है, जिसके कारण ये कॉज़ होता है। ठीक है? तो चलिए हम देखते हैं एक फ्लो चार्ट के रूप में। इसमें क्या होता है, जो सीरम लेवल होता है, सोडियम सीरम लेवल वो डिक्रीज़ हो जाता है। हम पहले ही इसको बता चुके हैं। जैसे कि हमारा जो नॉर्मल होता है 135 MEQ पर एल से कम हो जाता है। इसके कारण ये देखने को मिलेगा। देन उसके जब हमारा सोडियम सीरम लेवल कम हो जाएगा, देन हमारा प्लाज़्मा ऑस्मोलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है? और प्लाज़्मा ऑस्मोलिटी जो हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी, तो वाटर में जो वाटर मूवमेंट होता है सेल्स में, वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है? उसमें ऑस्मोटिक शिफ्ट देखने को मिलेगा आपको। देन उसके बाद हमारा आता है सेल्स, जो हमारी स्वेलिंग आ जाती है, जैसे स्पेशली ब्रेन सेल्स में स्वेलिंग देखने को मिलेगी। ब्रेन सेल्स में स्वेलिंग देखने के बाद इसमें सेरेब्रल एडिमा भी हो जाता है। ठीक है? सेरेब्रल में सूजन आ जाती है। ठीक है? या सेरेब्रल एडिमा हो जाता है बोल सकते हैं। फिर देन हमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे, जैसे हेडेक हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। तो वो हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है? देन हमारा हाइपोनेट्रीमिया कॉज़ हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पैथोफिजियोलॉजी समझ में आ गई होगी। तो अगला हम बात करेंगे इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं। ठीक है? इसमें सिम्पटम्स देखने को मिलेंगे, इसमें हेडेक होगा। ठीक है? पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा सर में दर्द होगा, कन्फ्यूज़न उससे होगा। ठीक है? स्लीपीनेस देखने को मिलेगी, उसके प्रॉपर स्लीप नहीं ले सकता वो। ठीक है? प्रॉपर तरीके से वो सो नहीं सकेगा, और उसके बिहेवियरल में चेंजेस देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा या बहुत ज़्यादा शांत देखने को आपको मिलेगा। ठीक है? और इसके फिजिकल चेंजेस जो बॉडी में होंगे वो देखने को मिलेंगे आपको, वेट में या फ्रेम में बोल सकते हैं। बॉडी शेप में भी कम हो, मतलब देखने को मिलेगा, और उसका जो वेट है वो कम या ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा। ठीक है? और सिम्पटम्स ऑफ नोज़िया भी देखने को मिले, वोमिटिंग भी हो सकता है, और एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे पेट में मरोड़ें होती हैं, उन्हें हम एब्डोमिनल क्रैम्प्स बोलते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या सिम्पटम्स, साइन एंड सिम्पटम्स भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। ठीक है? कि हम क्या-क्या मतलब कैसे करके डिज़ीज़ को डायग्नोज़ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हिस्ट्री को कलेक्ट करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन लिख लेंगे। ठीक है? उसके देन यहीं पे इधर हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे
बोल सकते हैं, ये आपको समझ में आया। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हम उसका, ठीक है। ये तो आपको दोनों लिखने ही लिखने हैं। कोई भी डिजीज़ होगा उसमें हम सबसे पहले उसका हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, देन हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे, ठीक है। तो इसमें है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड सीरम लेबोरेटरी वैल्यूज़। हम उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस मतलब सिम्टम्स उसके चेक करेंगे, और सीरम जो हमारा सीरम है, सोडियम लेवल है, वो उसको हम चेक करेंगे लेबोरेटरी में, ठीक है। लेबोरेटरी में उसको चेक कर पाएंगे। और कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री जो है, जो उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है, अगर उसे पास्ट में कोई डिजीज़ हुआ है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री है, उसको भी चेक करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन तो हम बता ही चुके हैं। और ब्लड हम चेक करेंगे, ब्लड टेस्ट जिसे बोलते हैं सीवीसी, उसको चेक करेंगे। जैसे कोई इन्फेक्टियस सीवीसी किस लिए हम परफॉर्म करेंगे, सीवीसी इसलिए परफॉर्म करेंगे जैसे कोई भी इन्फेक्टियस एजेंट है तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सीवीसी के थ्रू। और यूरिन टेस्ट कराएंगे, डिटरमाइन द सोडियम लेवल, ठीक है। यूरिन टेस्ट हम इसमें कराएंगे सोडियम लेवल को डिटेक्ट करने के लिए कि सीरम लेवल तो सॉरी सोडियम लेवल जो या तो बढ़ गया या कम हो गया, इसमें ये पता लग जाएगा। तो आई होप आपको डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन समझ में आ गए होंगे। अब हम अगला बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, उसमें हम क्या क्या करेंगे। इसमें करेक्टिंग द बॉडी वाटर ऑस्मोलरिटी एंड रिस्टोर करेंगे सेल वॉल्यूम को। इसमें जो बॉडी सॉरी वाटर की जो ऑस्मोलरिटी है उसको हम करेक्ट करेंगे और रिस्टोर करेंगे सेल वॉल्यूम को। फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन इन केसेस ऑफ एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम इंटैक्ट, ठीक है। फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन को भी हम इसमें कम करेंगे अगर हमें मतलब कि एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम इंटेक कर रहे हैं तो उसके लिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा फ्लूइड एक साथ लेना भी सही नहीं है। आईवी सोडियम सोल्यूशन टू राइज द ब्लड सोडियम लेवल को। आईवी सोडियम सोल्यूशन को हम लेंगे जिससे हमारा ब्लड सोडियम लेवल है वो बढ़ जाएगा, ठीक। एडमिनिस्टर कराएंगे ऑफ नॉर्मल सलाइन को और डायोटिक्स लाइक द फ्यूरोसेमाइड हम एडमिनिस्टर कराएंगे अगर हमारा सोडियम लेवल कम हो ही जाएगा। जैसे कि अगर तो नहीं होगा, कम होने के कारण ये डिजीज़ होगा, तो इसमें अगर सोडियम लेवल कम है तो उसमें नॉर्मल सलाइन को हम यूज़ करेंगे। अब हम अगला बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, हम क्या क्या उसको नर्सिंग मैनेजमेंट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। ऑब्टेन करेंगे सबसे पहले उसकी जो हिस्ट्री है, ठीक है, उसमें को पास्ट में कोई डिजीज़ तो नहीं रहा है, ठीक है, और उसके पोटेंशियल जो कॉज है हाइपोनेट्रीमिया के किस किस कॉज के कारण ये हो रहा है, ठीक है, कारण है उसकी वजह से इसको हाइपोनेट्रीमिया हुआ है, वो हम सबसे पहले असेस करें। मॉनिटर करेंगे सीरम सोडियम लेवल को, जो हमारा सोडियम लेवल है उसको हम मॉनिटर करेंगे। और डाइटरी असेसमेंट फॉर सोडियम इंटेक, जैसे कि जो हम डाइट देते हैं पेशेंट को, उसमें हम असेस करेंगे कि सोडियम जो हमारा है सोडियम लेवल वो हम प्रॉपर तरीके से दे रहे हैं, प्रॉपर वॉल्यूम उसका दे रहे हैं या नहीं, ठीक है। देन उसके बाद हमारा आता है असेस करेंगे पेशेंट के बिहेवियर को, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, जैसे हेडेक वगैरह तो नहीं हो रहा है, या वो प्रॉपर तरीके से सो पा रहा है या नहीं सो पा रहा है, उसको भी हम असेस करेंगे। मेज़र करेंगे पेशेंट की हाइट को, वेट को, और कैलकुलेट करेंगे उसके आइडियल बॉडी वेट को, ठीक है। जब हम पेशेंट की हाइट और वेट को कैलकुलेट करके उसका जो आइडियल बॉडी वेट है, मतलब एक्चुअल जो बॉडी वेट है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, मेज़र करेंगे। देन हम मॉनिटर करेंगे वाइटल साइंस को और फ्लूइड इंटेक को, जो इसका बीपी वगैरह लेंगे, पल्स रेट वगैरह चेक करेंगे, हार्ट रेट वगैरह चेक करेंगे, और जो फ्लूइड इंटेक है उसको भी हम मॉनिटर करेंगे। देन हमारा सबसे लास्ट में आता है नॉर्मल सलाइन फॉर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इरिटेशन ऑफ द वुंड साइड, ठीक है। हम जो हमारा पेशेंट है उसको हम नॉर्मल सलाइन देंगे नेज़ोगैस्ट्रिक इरिटेशन की जगह पर वुंड साइड पर। तो आई होप आपको ये नर्सिंग मैनेजमेंट यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट में देखने को मिलती हैं। तो इसमें ब्रेन डिजीज़ भी हो सकता है एंड सेरेब्रल एडिमा भी हो सकता है, देखने को आपको मिलेगा। पेशेंट को सीजर्स भी हो सकते हैं, कोमा में भी जा सकता है पेशेंट, और उसकी पोटेंशियली डेथ भी हो सकती है। अगर उस बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, जैसे उससे सीवियरली डिजीज़ ये कॉज हुआ है तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो आई होप आपको ये हाइपोनेट्रीमिया डिजीज़ समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।